नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस पर। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में जो इतिहास की सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, हमारा पहला जो लेक्चर था वो लेक्चर हमारा किससे संबंधित था? मध्य प्रदेश के इतिहास से, इतिहास के इंट्रोडक्शन से। ठीक है ना। आज हम इतिहास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप उठा लो, प्री का हो, मेंस का हो, यहाँ वाले यानी कि इन टॉपिक से आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। साथ में एक एक चीज बड़ी आराम से हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि कि कोई भी ना तो कंफ्यूजन हो। और खासकर इसमें जो प्रागैतिहासिक काल वाला जो चैप्टर है, उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई कब किस चीज का उपयोग किया गया। ठीक है ना। कौन से काल में, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के कौन से जो समय था या टाइम पीरियड था, किस प्रकार का जो है मानव उस समय रहता था, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर करेंगे बड़े आसान शब्दों में और आसान तरीके से। ध्यान से पढ़ना है बस। तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास की बात करें तो मध्य प्रदेश का अगर हम इतिहास की बात करें तो कहां से स्टार्ट करेंगे? ठीक है ना, वही आपका जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, पुरापाषाण काल है, वहीं से हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो पुरातात्विक अतीत का उद्भव प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर इतिहास की शुरुआत देखी जाए तो प्रागैतिहासिक काल से देखने को मिलती है। क्योंकि क्या है भाई, तो भारत में जो मानव सभ्यता और संस्कृति का जो विकास रहा है, उसका प्रारंभिक केंद्र क्या है? हमारा मध्य प्रदेश रहा है। यानी कि स्पष्ट सीधी सी बात अगर हम करें तो ये बोल सकते हैं कि जब से भारत में मानव आया है, ठीक है ना, और जो क्रियाकलाप उसने शुरुआत किए हैं, प्रागैतिहासिक काल के जो अलग अलग साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं भारत में, उसी समय मध्य प्रदेश में भी जो है मानव का विकास हुआ है। मानव ने अपनी जो है संस्कृति स्थापित की है, और यहां पर भी मानव आ चुका, उनके साक्ष्य हमें साथ देखने को मिल जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास हम कहां से पढ़ेंगे? वही जहां से हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है। बड़े कॉमन से क्वेश्चन आते हैं, मैं बताता जाऊंगा कि किस पॉइंट से क्या प्रश्न बन सकता है। तो आपको सीधी सी बात है, ध्यान से सुन लेना है, समझ लेना है, उत्तर आपको मिल जाएगा प्री के हिसाब से। ठीक है ना। अब भाई क्यों है प्रागैतिहासिक काल से, क्यों इसको अपन इतने प्राचीन समय से ले रहे हैं? तो उसका कारण क्या है? तो भारत के जो सबसे प्राचीन मानव के जो साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना, उन साक्ष्य में जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, वहां पर क्या मिला है? मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, जिसको नर्मदेशस नाम से जाना जाता है, नर्मदेशस मानव। ठीक है, आगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे प्राचीन खोपड़ी लगभग बोलते हैं 6 लाख पुरानी, 6 लाख वर्ष पुरानी लगभग खोपड़ी है जो मानव की है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। यानी कि काफी प्राचीन काल के साक्ष्यों के साथ साथ में यहाँ पर क्या हड्डियां वगैरह भी मिली मानवों की, जिससे आप ये बोल सकते हैं कि भाई प्रागैतिहासिक काल से ही मानव ने अपनी गतिविधियां मध्य प्रदेश में प्रारंभ कर दी थी। ठीक है। अब बात करते हैं डिवाइडेशन की, कि भाई मध्य प्रदेश के डिवाइडेशन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को वही 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे इंडिया के हिस्ट्री को पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, ठीक है ना, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है ना। तो चलिए, प्राचीन इतिहास की बात करें तो हमने कौन सा चैप्टर उठाया आज? मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास हम उठाएंगे। और प्राचीन इतिहास को लिपि लेखन के आधार पर हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। लिपि लेखन के आधार पर मतलब मैंने आपको बताया था लिपि और भाषा के बारे में, कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसको 3 भागों में बांटेंगे हम। एक होता है आपका प्रागैतिहासिक काल, एक आपका होता है आग ऐतिहासिक काल, और तीसरा आपका होता है ऐतिहासिक काल। तीनों में डिफरेंस क्या होगा? प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता का वो समय कि जब मानव ने लिपि का निर्माण नहीं किया था, ठीक है ना, यानी कि लिपि थी ही नहीं वो कौन सा कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐसा था कि इसमें भाई लिपि तो थी, ठीक है ना, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ नहीं पाए हैं इसको। तो ये क्या कहला है? हमारा आग ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल क्या? कि जिसमें लिपि भी रही और उस लिपि को हमने ट्रांसलेट भी किया, पढ़ भी लिया है, तो सारी चीजें हमको समझ में आ गई। तो इन 3 भागों में बांटा गया है लिपि लेखन के आधार पर। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले उठाते हैं प्रागैतिहासिक काल। कब से? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 वर्ष ईसा पूर्व तक की हम बात करेंगे इसमें। अब कहीं कहीं पर आपको ये 40 लाख मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे प्राचीनतम हमें जो साक्ष्य मिले हैं वहां से हम इतिहास को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। यहां पर कहां तक मिलेगा? तो कई जगह पर अलग अलग डेटा आपको देखने को मिलेगा। 3000 ईसा पूर्व हम मोटे तौर पर ले रहे हैं। अगर हम कार्बन डेटिंग के हिसाब से चलें तो लगभग ये माना जाता है कि जो 2350
जो बीसी का समय है वहां तक के काल को प्रागैतिहासिक काल माना जाता है, लेकिन बीच में कुछ समय संक्रमण काल का भी होता है। इसलिए मोटे तौर पर हम 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको हम किस में ले रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल में ले रहे हैं। अब भाई इस काल में कोई लिपि तो मिली नहीं है, तो इस इतिहास कैसे जाना, फिर हमने कैसे बात करेंगे इसके बारे में। तो सिंपल से इसका फंडा क्या बनता है कि भाई लिपि लेखन तो नहीं था, लेकिन इसके लिए जो हम इतिहास को जो हमने गणना की है, हमने इसके बारे में जो पढ़ा है, जो जानकारी हमको मिली है, वो किसके आधार पर मिली है, तो केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही बात करेंगे हम। ठीक है, लिपि नहीं थी, पुरातात्विक साक्ष्यों पर हम निर्भर रहेंगे। उसी साक्ष्यों के आधार पर हम बात करेंगे भाई कि इस समय का इतिहास कैसा रहा होगा, इस समय का मानव कैसा रहा होगा, उसके क्रियाकलाप किस प्रकार के रहे होंगे। ठीक है ना, किस पर आधारित रहेगा, पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित। चलिए, इसको प्रस्तर युग भी बोलते थे। प्रस्तर का मतलब क्या होता है, पत्थर जिसको आज हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको प्रस्तर युग भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इस समय पर जो मानव था, यानी कि प्राचीन काल में जो प्रागैतिहासिक काल के समय का जो मानव था, वो मानव पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, हथियार के रूप में या औजार के रूप में। किसका इस्तेमाल कर रहा है, पत्थरों का कर रहा है। इसी कारण इसको क्या प्रस्तर युग भी बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, आपका जो है प्रस्तर या पत्थरों का युग भी इसको जो है बोलते हैं आप। ठीक है ना, चलिए ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का अगर अर्थ निकाला जाए, आपसे पूछा जाए तो क्या है, तो इसको बोलते हैं इतिहास से पूर्व। ठीक है ना, ये यूं कहें कि जो व्यवस्थित इतिहास हम पढ़ते हैं, जो साक्ष्य आधारित हम इतिहास पढ़ते हैं, इससे पहले का जो समय है जिसमें कि हमें कोई प्रॉपर साक्ष्य नहीं मिले। आपको क्या मिला है, मानव की हड्डियां मिल गई हैं। ठीक है ना, कई जगह से आपको पत्थरों के औजार मिल गए हैं। तो उन चीजों से आपने गणना कर ली, आपको एक्चुअल में नहीं पता कि जो आप सोच रहे हैं वाकई में चीजें वैसी थी। इसको बोलते हैं इतिहास से पूर्व का समय, यानी कि इतिहास से पहले का समय। ठीक है ना, इतिहास कब से मानेंगे, तो मैंने आपको इतिहास की एक परिभाषा बताई थी जिसमें मैंने क्या बोला था आपसे कि जो पुराने समय की हमने जो गणना की है, जिसके साक्ष्य मिले हैं, जिसके सबूत मिले हैं, वो प्लस उसमें हम क्या कर देते हैं, कुछ थ्योरी जोड़ देते हैं। ठीक है ना, अपनी कल्पना से कुछ थ्योरी जोड़ देते हैं, वो इतिहास होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि आपको जो साक्ष्य मिले हैं आपने उसमें केवल क्या है, थ्योरी जोड़ी है। आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि उस समय क्या हुआ था, क्योंकि ना तो लिपि है उस समय की, और ना ही बहुत अच्छे आपको सबूत मिले हैं जिससे आप उस चीज का अंदाजा लगा सके। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं भाई, इतिहास से पूर्व का समय है, इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल बोल देते हैं। ठीक है ना, अब अगर प्रागैतिहासिक काल के आपसे जनक पूछ ले, एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है, तो याद रखना इसके जनक कौन है, डॉक्टर प्राइम रोज। कौन रहेंगे, डॉक्टर प्राइम रोज कौन है, तो प्रागैतिहासिक काल के जनक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखेंगे इसको। इस काल के प्रमुख जो स्थल मिले हैं वो कहां से मिले हैं, भीमबेटका, आदमगढ़ और खेड़ीनामा। ये तीन स्थान आप लोग महत्वपूर्ण तरीके से याद रखोगे, महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक को अपन इनको डिटेल भी करने वाले हैं। ठीक है, जैसे भीमबेटका की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को जब आगे हम डिवाइड करेंगे भाई, पाषाण काल में जब डिवाइड करेंगे, 3 पाषाण काल रहेंगे, तो जो पुरापाषाण काल और जो मध्य पाषाण काल का जो समय रहेगा, उन दोनों काल के समय का जो है आपको साक्ष्य कहां से मिलेंगे, भीमबेटका से देखने को मिल जाएंगे। डिटेल में एक एक की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इस काल के अध्ययन की दृष्टि से कितने 3 भागों में हम मुख्य रूप से इसको बांटते हैं। किसको याद रखोगे कि हम प्रागैतिहासिक काल को अभी फिलहाल में बांटने वाले हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से डिवाइडेशन करना। अगर ये डिवाइडेशन आप लोगों को दिमाग में आ गया तो आप लोगों को इतिहास समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, पहले हमने इतिहास को डिवाइड किया था, उनकी परिभाषाएं समझी थी, लिपि लेखन के आधार पर अलग हमने समझा था, समय निर्धारण के आधार पर अलग से हमने समझा था। अब हम बात कर रहे हैं जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटते हैं। ठीक, 3 भागों में कौन कौन सा, एक तो होगा केवल पाषाण काल। क्या होगा, एक पाषाण काल। दूसरा आपका कौन सा होता है, ताम्रपाषाण काल। और तीसरा आपका कौन सा होता है, महापाषाण काल। ये 3 मुख्य डिवाइडेशन है। ठीक है ना, ये पहला है, ये दूसरा है और ये आपका तीसरा है। कौन कौन से हैं, तो प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटेंगे, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल। ये 3 हो गए। अब अगर बात करें भाई जो पाषाण काल है उसको, तो वो भी 3 भागों में डिवाइड होगा। तो पाषाण काल 3 भागों में, एक होगा आपका पुरापाषाण काल, एक आपका मध्य पाषाण काल और एक आपका क्या कहलाएगा, नव पाषाण काल आपका जो है कहलाएगा। इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे पुरापाषाण काल
तो प्रागैतिहासिक काल जो था उसकी जो सबसे शुरुआत का जो समय था उसको पुरा पाषाण काल बोलते हैं। उसका कारण क्या रहा? तो सीधी सी बात है, पाषाण से याद रखोगे, पत्थरों के संबंध में जो औजार और हथियारों के लोग इस्तेमाल करते थे उसी की बनावट के आधार पर हमने इनको डिवाइड किया है। तो पुरा पाषाण काल की सबसे प्रमुख जो विशेषता होगी क्या होगी कि उस समय का व्यक्ति पत्थरों का इस्तेमाल औजार के रूप में करता था। सीधी बात है, कोई डिजाइन नहीं डालता था, कुछ नहीं, उसको जो पत्थर मिला किसी जानवर को मार दिया, शिकार किया, खा लिया, ये उसकी एक कार्य पद्धति थी। मध्य पाषाण काल में क्या डिफरेंस होगा? तो ये जो पुरापाषाण और नवपाषाण का संक्रमण काल जो था वो आपका मध्य पाषाण काल कहलाया। इसमें जो बेसिक डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो डिफरेंस क्या है? तो यहां जो सीधे पत्थरों का इस्तेमाल व्यक्ति कर रहा था, अब वो इन पत्थरों को क्या करेगा, थोड़ा सा साइज में छोटा कर देगा, साथ में थोड़ा सा नुकीला कर लेगा, तो उससे क्या होगा कि इनकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है ना, व्यवस्थित तरीके से बढ़ जाएगी। और नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल वो समय होगा जिसमें मानव थोड़ा सा समझदार हुआ, होमोसेपियंस इस समय पर आ चुके थे, आधुनिक मानव यहां पर आ चुका था, ठीक है। और साथ में इन्होंने क्या किया भाई, तो पहिए वहिए का आविष्कार कर लिया था। साथ में ये लोग क्या कर रहे हैं, जो पत्थर हैं उनको रोगन से जो है घिसने लगे थे, रोगन से क्या है रंगने लगे थे, और नुकीले और छोटे औजार बना लिए, साथ में लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे, और साथ में क्या है सींग वगैरह की जो हड्डियां होती उनका इस्तेमाल भी शिकार में करने लगे थे। ये आपका नवपाषाण काल कहलाएगा, ठीक है। एक एक चीज को समझेंगे। ताम्रपाषाण काल क्या है? तो जिस समय तांबे धातु के रूप में तांबे का और साथ में जो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे वो आपका ताम्रपाषाण काल कहलाएगा, यानी कि धातु का आविष्कार जब हो चुका था। उसके बाद कहलाता है आपका महापाषाण काल। महापाषाण काल कौन सा समय है? तो वैसे तो भाई इसकी अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत से ज्यादा संबंध रखता है। महापाषाण काल के बहुत ज्यादा साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले, फिर भी जो साक्ष्य मिले हैं तो इसको क्यों डिवाइड किया? जो बेसिकली जो समाधियां बनाई जाती थी उस समय के लोगों की, उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे थे, महापाषाण, यानी कि बड़े बड़े पत्थर जो समाधियों के ऊपर रखे गए थे, उस आधार पर इसको महापाषाण काल का दर्जा दिया गया है। एक एक को डिटेल करने वाले हैं, तो याद रखना कि प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बटा है, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल। और जो पाषाण काल है वो 3 भागों में बटा है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई पुरापाषाण काल की बात करते हैं, सीधा पाषाण काल में आ गए, और कौन से में? पुरापाषाण काल में आ गए। समय वही, कहीं 40 लाख होगा, कहीं 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का जो समय है, ठीक है ना। आज से अगर हम बात करें तो लगभग 12,000 साल पहले जो समय था वो क्या कहलाता था? आपका पुरापाषाण काल कहलाता था, ठीक है ना। अब भाई इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके जो साक्ष्य मिले भारत में, याद रखोगे मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के कॉन्सेप्ट भी आपको देता रहूंगा। कई बार ये होता है कि इंडियन हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपसे छूट गया हो, प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है आपसे, तो इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि भारत में सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं पुरापाषाण काल से संबंधित वो मिले हैं 1863 में। और कहां से मिले हैं? तो तमिलनाडु के पल्लवरम से जो है इनको खोजा गया था। कब के? पुरापाषाण काल के। किसके द्वारा खोजा गया? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो व्यक्ति था, रॉबर्ट ब्रूसफुट, उनके द्वारा सबसे पहले 1863 में तमिलनाडु में जो है ये खोज की गई थी। पुरापाषाण काल के जो है आपको साक्ष्य देखने को जो मिले वो कब मिले थे? 1863 में पहली बार देखने को मिले थे, ठीक है। इस समय जीवन निर्वाह वही था भाई, शिकार पर आधारित था, ठीक है ना। इसलिए इस काल को आपका आखेट का समय बोलते हैं, आखेट एवं खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उस समय का जो व्यक्ति था वो आज के मानव से बहुत ज्यादा अलग था। दिमाग की कमी होती थी, ठीक है ना, मानसिक क्षमताएं कम थी, ठीक है, शारीरिक क्षमताएं बहुत ज्यादा थी, और जाहिर सी बात है कि भाई शिकार करके ही अपना जो है काम चलाया जाता था उस समय, ठीक है। दूसरी, इस काल का मध्य प्रदेश सर्व प्रमुख जो स्थल मिला वो कहां है? नर्मदा घाटी एवं रायसेन में अवस्थित कौन सी? वही भीमबेटका, मैंने आपको बताया था। पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल के साक्ष्य आपको भीमबेटका हम देखने को मिलेंगे। और मानव की सबसे प्राचीन अगर हम बात करें जो साक्ष्य हमें मिले हैं तो वो कहां मिले हैं? आपकी नर्मदा घाटी में मिले हैं, ठीक है ना। तो 2 जगह से पुरापाषाण काल के ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं, नर्मदा घाटी क्षेत्र और आपका रायसेन का भीमबेटका जो है वहां से, ठीक है। पुरापाषाण काल को औजारों की तकनीक के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करेंगे। अब याद रखना कि हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, जिसका सबसे पहला भाग हम कौन सा पढ़ रहे हैं? पुरापाषाण काल। और अब ये जो पुरापाषाण काल है इसको भी हम 3 भागों में जो है विभक्त करने वाले हैं। किसके आधार पर? जो औजार की उनकी टेक्निक थी उसके आधार पर। कौन कौन से? तो पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे। तो एक है आपका निम्न पुरापाषाण काल, एक है आपका मध्य पुरापाषाण काल, और एक आपका लास्ट वाला रहेगा उच्च पुरापाषाण काल। सबसे पहले जाते हैं भाई निम्न पुरापाषाण काल। डिवाइडेशन बहुत अच्छे से समझ लो, चीजें आसानी समझ में जाएगी, अंतर आसानी समझ में जाएगा, और यह भी कि भाई कौन से समय में क्या क्या मुख्य बातें थी, ठीक है। समय वही रहेगा,
कि 25 लाख से 1 लाख साल पहले तक जो व्यक्ति था, हम उसकी बात करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, यानी कि एकदम पाषाण काल की, जिसको शुरुआत भी बोल सकते हो। ठीक है। स्वरूप कैसा था व्यक्ति का, जनजातीय स्वरूप था, यानी कि जनजातीय व्यवस्था में ही रहता था। आप लोग भी जानते हैं भाई कि बिल्कुल अकेला घूमता रहता था, कोई समूह ज्यादा भी इनके मजबूत नहीं होते थे। ठीक है ना, तो जनजातीय संस्कृति के रूप में जीवन यापन करता था। सबसे प्रमुख अगर बात करें तो इस समय का जो मानव था वो कौन सा था, याद रखोगे, निएंडरथल व्यक्ति, जो मानव श्रृंखला जो आप जब पढ़ेंगे, वैसे इसके ऊपर एक लेक्चर में सोच रहा हूं बना दूं कि जब डायनासोर का विनाश हुआ तब से लेके जो मानव की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना, ये मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेंगे कि किस प्रकार से मानव जो है अलग अलग भागों में डिवाइड हुआ, अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे आगे बढ़ा और कैसे कैसे अलग अलग रूपों में जो है ये विभक्त हुआ है, इसके लिए हम बात करेंगे। तो इस समय का जो व्यक्ति था निएंडरथल प्रकार का व्यक्ति होता था, याद रखना ये जो है, ठीक है ना। इस प्रकार का मानव उस समय हुआ करता था। शारीरिक बनावट बहुत मजबूत होती थी, लेकिन मानसिक स्थिति बात करूं बहुत कमजोर। कारण क्या है, तो आप देखोगे यहां पर जो खोपड़ी है कैसी, एकदम सपाट टाइप की खोपड़ी है, यानी कि जो दिमाग का विकास आज के समय में जो हुआ है वो उस समय में दिमाग का इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था। सपाट खोपड़ी वाला व्यक्ति होता था जिनका दिमाग ज्यादा तेज नहीं चलता था। ठीक है ना, तो याद रखेंगे आप लोग। दूसरी बात करूं इस समय का मानव का, वो गुफाओं और कंदराओं में निवास करता था, वो तो जाहिर सी बात है, क्लियर ही है। तो इसमें सबसे प्रमुख बात याद रखोगे कि किस प्रकार का मानव इस समय पर रहता था। ठीक है ना, शिकार और मांस भक्षण से भैया भोजन की प्राप्ति होती थी, सबको पता है। ठीक है, इस समय जो साक्ष्य मिले हैं वो हैंड एक्सेस जिसको बोलते हैं, हस्तकुठार जिसको बोलते हैं, और विदरणी जिसको बोलते हैं, ये साक्ष्य मिले हैं। और ये जो साक्ष्य आपके क्या, वही पत्थरों के बने, यानी कि हाथ में जो पत्थर पकड़ा और उसको आपका जो है औजार के रूप में इस्तेमाल करना, यही इस समय के लोगों का काम होता था। ठीक है, साक्ष्य कहाँ मिले, स्थान की बात करूं तो देखो मुख्य रूप से अगर स्थान की हम बात करेंगे तो दो हमने बात कर ली, पूरा का पूरा नर्मदा घाटी क्षेत्र और साथ में रायसेन का भीमबेटका का साक्ष्य मिले। अब डिटेल में बात करें तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में कहां कहां से भैया, होशंगाबाद, नरसिंहपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, होशंगाबाद और नरसिंहपुर के आसपास जो नर्मदा घाटी क्षेत्र, वहां फिर नरसिंहपुर का जो भुतरा नामक स्थान है वहां पर आपको जो है इसके साक्ष्य मिले। मंदसौर में यहाँ के साक्ष्य मिले हैं। होशंगाबाद के जो महादेव और पिपरिया जो क्षेत्र है वहां इसके साक्ष्य मिले हैं। पिपरिया कौन सा, जो पचमढ़ी जाने से पहले जो क्षेत्र पड़ता है पिपरिया, वहां से भी समय के साक्ष्य मिले हैं। और महादेव की पहाड़ियां कौन सी है, पिपरिया के आगे जो अपना पचमढ़ी में जो पड़ती महादेव की पहाड़ियां, वहां पर भी इनके साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं। साथ में चंबल नदी घाटी से भी यहाँ पर आपको पर्याप्त साक्ष्य देखने को मिलेंगे आपके निम्न पुरापाषाण काल के। ठीक है ना, याद रखेंगे। दूसरा आता है मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, कौन सा आता है, मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पाषाण काल मत बोल देना इसको वरना गलत हो जाएगा, पुरापाषाण काल का पार्ट है। ठीक है, 1 लाख से लेकर 40,000 बीसी या ईस्वी पूर्व तक का जो समय था, उस समय जिस प्रकार के जो परिवर्तन हुए थे हम उनकी बात करेंगे। इस समय की संस्कृति वही थी, जनजातीय संस्कृति थी। इस समय जो सर्वप्रथम जो मानव था वो कौन सा था, होमो इरेक्टस प्रकार का मानव हुआ करता था इस समय। कैसा, होमो इरेक्टस। ठीक है ना, तस्वीर में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जो बेचारे स्टूडेंट होते हैं कई बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में जाते हैं, अरे हम तो यूं ही निकाल देंगे, हैं बेचारे सीनियर इतने ज्यादा पढ़ रहे हैं उनसे नहीं निकल रहा है। लेकिन जब पहली बार आप पीएससी का एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओगे और जब पेपर देखोगे तो इसी प्रकार से आपका एक्सप्रेशन रहेगा एकदम। ठीक है ना, तो याद रखोगे उस समय आप क्या बन जाओगे, होमो इरेक्टस बन जाओगे, एकदम से चौंक जाओगे भाई। ठीक है, इस समय के मानव की बात करें तो ये दांत जो आपको दिख रहे हैं, जो दांतों का जबड़ा है, ये बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करता था आज के समय से। ठीक है ना, मुंह की जो बनावट है, निचला हिस्सा जो है बड़ा हुआ करता था और नाक की बनावट भी काफी बड़ी होती थी। खोपड़ी में आपको बता दूं कि वही छोटी और सपाट खोपड़ी इस समय के लोगों की हुआ करती थी, यानी कि मानसिक विकास ज्यादा नहीं हुआ था इस समय के लोगों का। ठीक है, खाना पीना वही, शिकार करेंगे भाई, मांस खाएंगे। ठीक है ना, रहने की व्यवस्था वही, गुफा और कंदरा जो होती थी उनमें रहते थे। प्रमुख स्थल जहां से साक्ष्य मिले तो याद रखना जो मंडला क्षेत्र है, सोनघाटी क्षेत्र है, मंदसौर, नाहरगढ़ का क्षेत्र, सीहोर और आपका कौन सा भीमबेटका का क्षेत्र है, वहां से यहाँ की जो स्वरूप है उसके आपको साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे। फिर अगला आता है उच्च पुरापाषाण काल। कौन सा आता है, उच्च पुरापाषाण काल। ये समय की बात करें तो वही आपका 40,000 से 10,000 बीसी तक का जो समय था वो उच्च पुरापाषाण काल कहलाया। ठीक है, यहां पर भी मानव जो है वो किस प्रकार का रहता था, तो वही देखो स्वरूप उसका जनजातीय था, नो डाउट।
रहने के लिए वो कहां पर रहेगा, तो गुफा और कंदराओं में रहता था। लेकिन इस समय पर जो मानव था वो किस प्रकार का हो गया था, होमोसेपियंस, जिसको आप क्या बोलते हैं, आधुनिक मानव जिसको आप बोलते हैं, आधुनिक मानव। ठीक है ना। तो ये प्रवृत्ति आपके अंदर आ चुकी थी और उसमें परिवर्तन क्या हुआ था, तो इसमें परिवर्तन था कि जो खोपड़ी की बनावट है वो वर्तमान जैसी हो गई थी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो खोपड़ी में अब थोड़ा सा भेजा आ गया था, जिससे कि व्यक्ति थोड़ा सोचने लगा था और दिमाग का इस्तेमाल करने लगा था। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं भाई, खाने पीने के लिए हुई शिकार और मांस की बात करेंगे। ठीक है ना। आग की खोज की अगर बात करें, बहुत ही ज्यादा प्रश्न यहां से पूछा जाता है कई बार कि आग और पहिए के संबंध में प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो यहां पर 3 पॉइंट याद रखोगे, समझ में जाएगा। आग की खोज पुरापाषाण काल में हो गई थी, पुरापाषाण काल से प्रश्न करेगा, इतने अंदर जाके प्रश्न नहीं पूछेगा। आग की खोज पुरापाषाण काल में हो गई थी, लेकिन उस पर जो नियंत्रण स्थापित किया गया वो आगे के समय यानी कि मध्यकाल और जो नवपाषाण काल है उस समय पर यहां पर आग पर नियंत्रण किया गया। नियंत्रण का मतलब क्या है कि कब जलाना है कब बुझाना है, यानी कि जलाना भी सीख गए थे। तो ये मध्य पाषाण काल है, उसके आगे के समय में हो पाया था। तो आग की खोज या आग से परिचय इस समय पर हो चुका था पुरापाषाण काल में, याद रखोगे। मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो एक तो मैंने आपको पहले बता दिया, औजार छोटे कर लिए थे, नुकीले कर लिए थे, पहली विशेषता। और दूसरी जो सबसे मुख्य विशेषता क्या है, तो इस समय जो है लोगों ने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे जो इनका पहला जो पालतू जानवर बनाया था इंसान ने, और वो किसको बनाया था, वो कुत्ते को बनाया था। ठीक है ना। तो याद रखोगे भाई, कुत्ते को सबसे पहला पालतू जानवर बनाया। और उसके बाद जब नवपाषाण काल की बात करेंगे तो उस समय पर काफी परिवर्तन देखने को मिले। आग पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। पहिए की खोज हम कर चुके थे जो मेसोपोटामिया में हुई थी, लेकिन उसका इस्तेमाल यहाँ भी होने लगा था। ठीक है ना। इसके अलावा भाई तो जो औजार हैं उनको तो बड़े संगठित टाइप से बना लिया था, एकदम व्यवस्थित तरीके से बना लिया था। तो ये सब परिवर्तन नवपाषाण काल में हुए थे। चलिए, तो इस खोज की काल की अगर बात करें तो इसकी क्या बात कर रहे थे हम कि भाई आज आगे की खोज हो गई थी, लेकिन नियंत्रण बाद के समय में हुआ था, नियंत्रण यहाँ पर नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। सोन घाटी से इसके क्या साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे, पर्याप्त साक्ष्य कहाँ मिलेंगे देखने को आपको, सोन घाटी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए भाई, अब बात करते हैं पुरापाषाण कालीन अन्य तथ्यों की हम बात करेंगे। अन्य तथ्य मतलब ये तो हो गया पुरापाषाण काल को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, उनकी बात हो गई। अब अन्य साक्ष्यों की बात करेंगे। ठीक है। तो इस समय के लोग भैया पत्थरों का उपयोग करते थे, इसलिए इनको पाषाण काल बोलते हैं, सबको पता है। भारत में इसका आरंभ कब से हुआ, तो 6 लाख वर्ष पहले से भारत के अंदर इसका जो है आरंभ हो चुका था। और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं भारत में कहां से, तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से इसके प्रमुख साक्ष्य जो है आपको प्राप्त होते हैं। याद रखोगे आप लोग। ठीक है। तो 6 लाख वर्ष पूर्व जो है इसका स्टार्ट हो गया था, पुरापाषाण काल का प्रारंभ हो गया था। और साक्ष्य कहां से मिले, सबसे प्राचीन महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से साक्ष्य मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई पाकिस्तान की जो सोहन नदी क्षेत्र है वहां से भी इसके पर्याप्त साक्ष्य मिले। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो बेलन नदी क्षेत्र है वहां से भी पाषाण कालीन आपको साक्ष्य मिले। इसके अंतर्गत आपको कुछ बस्तियां मिली हैं टूटी फूटी अवस्था में, और इसके अलावा कुछ मूर्तियां मिली हैं। ठीक है ना। मूर्तियां मिली हैं जिसमें कि आप देखोगे तो जो देवी जो होती है, देवी की सबसे प्राचीन मूर्ति आपको बेलन नदी घाटी से ही देखने को मिलेगी। ठीक है। जो कब की मानी जाती है, पाषाण कालीन जो है मानी जाती है। इस समय के लोग कैसे घुमंतु प्रकार के होते थे, सभी लोगों को पता है भैया कि शिकार के द्वारा खाद्य की पूर्ति करते थे, यानी कि एक जगह ठहरते नहीं थे, जहां जगह मिली वहीं रहने लगते थे। ठीक है। नर्मदा घाटी क्षेत्र से मध्य प्रदेश के सर्वाधिक पाषाणकालीन मानव सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए। कभी आपसे अगर प्रश्न कर ले कि मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन सबसे ज्यादा स्थल कहां से मिले हैं आपको, तो आपको एक ही चीज याद रखना है, कौन सा है वो, नर्मदा घाटी क्षेत्र। नर्मदा नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है, इसके अंदर का तो होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर का क्षेत्र आता है, मंडला का क्षेत्र आता है। इन सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाषाणकालीन आपको जो है साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और इनकी खोज किसके द्वारा की है, तो एचडी जो सांकलिया है, ठीक है, मैक्राउन है और आरबी जोशी है। ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नर्मदा घाटी क्षेत्र में क्या किया है, पाषाणकालीन औजारों की जो है खोज की, या फिर यूं बोल सकते हैं कि भैया खुदाई की है इन लोगों ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में। नाम याद रखना। ठीक है। एचडी सांकलिया, मैक्राउन और आरबी जोशी। ठीक है। हालांकि आगे चल के मैंने चार्ट बना दिया है, बड़ी आसानी से याद कर लेना। प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि भैया निम्न में से कौन व्यक्ति नर्मदा घाटी क्षेत्र में खुदाई से संबंधित है, या निम्न में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि नर्मदा घाटी क्षेत्र की खुदाई से संबंधित नहीं है। 3 नाम के साथ एक और कोई नाम दे देगा। ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने किन किन क्षेत्रों पर खुदाई की है। ठीक है।
तो इसके लिए आगे चल के मैंने एक चार्ट बना दिया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब बात करें नरसिंहपुर का जो भूतरा नामक स्थान है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा भी की थी। इस स्थान से क्या है, पाषाणकालीन प्राचीन उपकरण बहुत सारे प्राप्त हुए, जो मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण माने जाते हैं। ये कभी हो सकता है मेंस में 3 नंबर में पूछ ले आपसे, या फिर नहीं तो आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन औजार किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे, नरसिंहपुर के भूतरा नामक स्थान से मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन औजार आपको देखने को मिले हैं या प्राप्त हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, किस काल के हैं, पाषाण काल के हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें, अरुण सोनाकिया ने 5 सितंबर, याद रखना, नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, अरुण सोनाकिया, कब, 5 सितंबर 1982 यानी कि 1982 में नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित जो सीहोर जिला है, सीहोर का जो बुधनी क्षेत्र है, उसमें अवस्थित कौन सा, हथनौरा नामक जो स्थान है, कौन सा, हथनौरा स्थान जो है, वहां पर उत्खनन किया और वहां से नर्मदेशिस मानव, याद रखोगे क्या, नरंतशिस मानव, और विलुप्त जो हाथी था, कौन सा था, स्टेगोडॉन। ठीक है ना, इसका नाम याद रखोगे आप लोग, क्या था इसका नाम, स्टेगोडॉन करके जो हाथी था, इनके जो है आपको साक्ष्य देखने को मिले हैं। ठीक है ना, तो याद रखोगे सबसे प्राचीन साक्ष्य माने जाते हैं मानव से संबंधित। ये खोपड़ी देखने को मिली है आपको यहाँ पर खुदाई में, आपको शायद पत्थर जैसी दिख रही होगी, लेकिन मानव की खोपड़ी सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी, और ये हाथी की वो प्रजाति है जिसके साक्ष्य यहां से आपको देखने को मिले। कहां से मिले हैं, हथनौरा से। ठीक है, हथनौरा साक्ष्य मिले। ये हाथी आप लोगों ने, जो आज का हाथी इससे बहुत अलग हुआ करता था, इसकी हेल्थ हाइट बहुत ज्यादा थी और दांत इसके काफी लंबे हुआ करते थे। ये 2 साक्ष्य आपको कहां से मिले हैं, आपके नर्मदा घाटी क्षेत्र के हथनौरा नामक स्थान से, जो कहां पर है, सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, इसके अलावा बीबी लाल ने क्या किया, ग्वालियर के निकट उत्खनन कार्य किया है, जिसमें पुरापाषाण कालीन यानी कि जो प्राचीन, जो पुरापाषाण कालीन बहुत सारे औजार यहाँ पर जो है देखने को मिले हैं। इनका भी नाम याद रखना, बीबी लाल। ठीक है, किससे संबंधित है, ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्र में जो खुदाई की गई है उससे संबंधित व्यक्ति हैं। इसके अलावा निसार अहमद ने कहां पर, सोन घाटी में उत्खनन करवाया था। निसार अहमद ने कहां पर करवाया था, सोन घाटी में उत्खनन करवाया, और बहुत सारे पुरापाषाण जो औजार मिले हैं, स्क्रेप मिले हैं, ठीक है ना, प्लेक्स मिले, हस्तकुठार मिला है, यानी कि जो प्राचीन औजार हैं वो इनको देखने को मिले हैं। तो सोन घाटी के संबंध किससे है, निसार अहमद जी से है। ठीक है, इसके अलावा जो जबलपुर के पास भेड़ा घाट है, वहां से भी जो है पुरापाषाण कालीन बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। ये सभी स्थान कहां पर है, ज्यादातर नर्मदा घाटी क्षेत्र में है, या नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी स्थान आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त क्षेत्रों की बात करें, साक्ष्यों की बात करें, तो क्या क्या साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए मैं आपको बता दूं। पहले तो देख लो कि आपका जो धार जिले में आपको पता ही होगा, डायनासोर के बहुत सारे साक्ष्य मिले, जिसमें अंडे जो है, अंडे के छिलके मिले हैं और बहुत सारी चीजें वहां पर मिली डायनासोर। तो स्तनधारी पशुओं के अवशेष यहां से प्राप्त हुए नर्मदा घाटी क्षेत्र से। इसके अलावा होशंगाबाद में स्थित जो महादेव पहाड़ी, वहां से पिपरिया में जो है एचडी सांकलिया और जो सुपेकर महोदय हैं उन्होंने उत्खनन कराया, और वहां से भी पुरापाषाण कालीन औजार आपको देखने को मिले। ठीक है ना, होशंगाबाद में अवस्थित जो महादेव पहाड़ी है, वही पचमढ़ी वाला जो क्षेत्र है वहां से। चलिए, नरसिंहपुर से प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो नरसिंहपुर का जो भूतरा है, वहां से भी क्या, पाषाण काल के जो आपको हस्तकुठार मिलेगा, खंडक, गड़ासे, ये सब पत्थरों के बने जो औजार है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, चलिए, इसके अलावा करेली है, करेली में जो शक्कर नदी है, ठीक है ना, उसके किनारे भी प्राचीन शैल चित्र जो है प्राप्त हुए हैं। शैल चित्र जो पत्थरों पर चित्र बनाए जाते थे, चित्रकारी की जाती थी, वो शैल चित्र प्राप्त हुए। कहां से मिले हैं, शक्कर नदी। अब शक्कर नदी कहां पर आती है भाई, तो याद रखोगे नरसिंहपुर जिला है। ठीक है, नरसिंहपुर जिले में आपका जो क्षेत्र आता है, जिसमें आपने सुना होगा भी बनेठा करके एक गांव है, जहां पर एनटीपीसी का प्रोजेक्ट डला हुआ है। ठीक है ना, एनटीपीसी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डला है, वो भी इसी सकन नदी के किनारे डला हुआ है। वहां से भी यहाँ पर क्या है, शैल चित्र आपको जो है देखने को प्राप्त हुए हैं, याद रखोगे। ठीक है ना, चलिए ठीक। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश में पुरापाषाण काल संबंधित उत्खननकर्ता कौन कौन थे, तो याद रखोगे भाई, देखो सोन घाटी जो क्षेत्र है, जहां पर क्या पुरापाषाण कालीन जो साक्ष्य जिन लोगों ने ढूंढे हैं या जो खुदाई की है, तो सोन घाटी क्षेत्र से कौन कौन, निसार अहमद जिनकी अभी बात की, और इसके अलावा GR शर्मा। ठीक है ना, तो ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पुरापाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त किए हैं, और इन्होंने खुदाई किस क्षेत्र में की है, तो जो सोन घाटी वाला क्षेत्र है वहां पर खुदाई की। अब बात करें भाई, ये नर्मदा घाटी क्षेत्र में खुदाई करने वाले कौन कौन थे, तो RB जोशी और HT सांकलिया, ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहां पर खुदाई की, आपकी नर्मदा घाटी क्षेत्र में खुदाई की है। ठीक है, फिर चंबल घाटी क्षेत्र की बात करें तो याद रखना विष्णु वाकड़कर,
HV त्रिवेदी, AP खत्री और SK श्रीवास्तव जो हैं इन्होंने चंबल घाटी क्षेत्र में खुदाई की। अन्य उत्खननकर्ता की बात करें तो अरुण सोनकिया है, ठीक है ना। इसके अलावा BB लाल हैं जो ग्वालियर क्षेत्र संबंधित हैं। सुपेकर महोदय हैं जो कि मंडला से संबंधित हैं। तो आप नाम याद रखोगे कि किस व्यक्ति का संबंध किस क्षेत्र की खुदाई से है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद रखने होंगे। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछ लेता, आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र की खुदाई किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो आपका पुरापाषाण काल खत्म हुआ। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल, जो 10,000 BC से 6,000 BC तक क्या कहलाता है, समय कहलाता है। याद रखोगे कई जगह पर 7,000 BC मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग समय में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी प्रमुख बात करें तो भाई ये क्या है, संक्रमण काल है। कौन कौन से समय का संक्रमण काल है ये, तो जो पुरापाषाण काल है और नवपाषाण काल है, इसका संक्रमण काल क्या कहलाया, मध्य पाषाण काल कहलाया, ठीक है ना। इस काल की प्रमुख विशेषता क्या है कि भाई इस काल में जो मनुष्य अपने औजारों को कैसा सूक्ष्म यानी कि छोटा करने लगा था और संगठित करने लगा था, और उसको आकार देना भी प्रारंभ कर दिया था। यानी कि औजार जैसा दिखने वाला जो है औजार जो बनाया गया वो कब बनाया गया था, आपका मध्य पाषाण काल में बनाया गया। याद रखोगे, आप फोटो में देख सकते हो, बड़े नुकीले टाइप से डिजाइन देने लगे थे ताकि कि इनको इस्तेमाल करने में आसानी हो, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि इतने से परिवर्तन के लिए काल परिवर्तन की क्या आवश्यकता है, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल बता दूं कि भाई अगर आप एक पत्थर उठा के शिकार कर रहे हो और उस पत्थर का वजन 2 किलो है, तो आप उसको फेंकोगे तो कितने दूर तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर तक जाएगा, 12 मीटर तक जाएगा। लेकिन आपके मस्तिष्क में इतना परिवर्तन हुआ, आपके मस्तिष्क में इतना विकास हुआ कि आपके अंदर इतना दिमाग चलने लगा कि आपने क्या किया, अब उस जो पत्थर है जो कि नुकीला भी नहीं है, कैसा भी उठा के मार रहे हो शिकार को, हिरण को पड़ा, नहीं भी मरी तो भाग गई, लेकिन आपने अब उसमें दिमाग लगाया और आपने क्या कर दिया, सबसे पहले उसको छोटा कर दिया। छोटा करने से क्या हो गया कि भाई उसका वजन कम हो गया, और अगर वजन कम हो गया तो उसकी मारक क्षमता बढ़ गई। जैसे आज के समय हम बोलते हैं कि भाई हमने एक मिसाइल बनाई जिसकी मारक क्षमता कितनी है, तो हमने बोला 3,000 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब सोचो कि कोई मिसाइल हम बनाए जिसकी जो है लिमिट कितनी हो जाए, 3,000 से 6,000 किलोमीटर, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, मारक क्षमता बढ़ा दी हमने, क्षेत्र बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मध्य पाषाण काल में जो औजार मिले उनमें इतना परिवर्तन था कि वो पुराने औजारों से क्या थे, वजन में कम थे। दूसरी बात, व्यवस्थित थे। व्यवस्थित का मतलब कैसे, जैसे कि नुकीले बनाना, ठीक है, उसमें धार बनाना। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि भाई सीधी चोट लगेगी और शिकार आपका जो है जल्दी से जल्दी होगा। तो ये परिवर्तन हुए, इसी आधार पर काल का हमने परिवर्तन कर दिया। तो ये प्रमुख बात थी कि भाई इस समय के जो औजार हैं वो औजार कैसे होने लगे थे, आपके व्यवस्थित, संगठित और छोटे होने लगे थे, ठीक है ना। चलिए ठीक। दूसरी बात, इस काल में मनुष्य द्वारा क्या पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं। और इसमें सबसे पहला जो पशु पाला गया था मनुष्य के द्वारा वो कौन सा था, कुत्ता था, डॉग, ठीक है ना। आज भी लोग पालते हैं डॉग, ठीक है ना, उस समय पालते थे। और अगर इसको पूरा समझना है तो एक मूवी है हॉलीवुड की, इसका नाम क्या है, अल्फा। अगर समय आप लोगों को मिलता है कभी इतना कि टाइम पास करने के लिए आप मूवी देख सको, तो एक अल्फा मूवी है हॉलीवुड की, ये मूवी जरूर देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि मानव के द्वारा किस प्रकार से कुत्तों को जो है पालना प्रारंभ किया गया है, ठीक है। इस काल की अगर बस्तियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो कौन सा सराय नाहर राय जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, जो भीमबेटका है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि इस समय के थे, इस काल के थे। मैंने आपको पहले ही बताया भीमबेटका का संबंध इस काल से भी रहेगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़, याद रखना आदमगढ़ कहां पर है, होशंगाबाद जिले में, ये महत्वपूर्ण स्थान है। और राजस्थान का जो कौन सा बागौर वाला क्षेत्र है, ये दो क्षेत्र भारत के ऐसे जहां पर पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद में, और राजस्थान का बागौर, यहां से आपको पशुपालन के साक्ष्य जो है मध्य पाषाण काल में ही देखने को मिलने लगे थे। मध्य पाषाण काल की सबसे प्रथम जानकारी कब मिली, तो 1867 ईस्वी में मिली थी, ठीक है ना। किसके द्वारा, तो जो CL कलाइल करके थे, कलाइल कई जगह पर करलाइल भी मिलता है इनका नाम, ठीक है ना। तो क्या थे, CL कलाइल या करलाइल के द्वारा बिंद क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की गई थी, क्योंकि ये जो पाषाणिक जो उपकरण थे वो कैसे थे, थोड़े छोटे थे साइज में। तो इसी आधार पर काल का निर्माण डिवाइडेशन किया, और चूंकि लघु उपकरण थे, इनके जो आकार थे इनके छोटे थे, इसलिए इनको क्या बोला गया, लघु पाषाण काल बोला गया। लघु पाषाण काल के नाम से इसको जाना गया, फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ,
क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से पूछ चुके हैं कि जो मध्य पाषाण काल के जो औजार हमें मिले हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखोगे माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। सीधा सीधा आपसे क्या पूछ लेगा, माइक्रोलिथ, ठीक है ना। या कभी प्रश्न करें कि माइक्रोलिथ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य पाषाण काल में जो हमें पत्थरों के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनका आकार पुरा पाषाण काल के मुकाबले क्या है, छोटा था, संगठित था, उन उपकरणों को हमने किस नाम से पुकारा है, माइक्रोलिथ के नाम से पुकारा है, ठीक है ना। चलिए ठीक। इसके अलावा मध्य पाषाण काल का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन सा है भैया, तो आदमगढ़, ठीक है। आदमगढ़ के जो शैलाश्रय हैं वहां पर है, जिसकी खोज किसके द्वारा, आरबी जोशी के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। अब आदमगढ़ का होशंगाबाद, और होशंगाबाद किस में आता है, आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र में आता है, याद रखोगे। आदमगढ़ जो है वहीं से मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, ये हम पहली चर्चा कर चुके हैं कि हमने भारत के सापेक्ष भी कर लिया था कि मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और आपका जो राजस्थान का जो क्षेत्र है बागौर, वहां से पशुपालन के पहले साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और याद रखना यही वो आदमगढ़ है जिस आदमगढ़ में क्या है कि शव के साथ, यानी कि कोई मानव जो शव होता था, कोई व्यक्ति मारा तो उसके साथ उसके कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। भारत के सापेक्ष वो स्थान जम्मू कश्मीर का है, याद रखोगे। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, भारत में, तो उसकी हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो भैया हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में पूछे तो हम आदमगढ़ की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का आदमगढ़ वो क्षेत्र है जहां मध्य पाषाण काल के समय मानव शव के साथ साथ में कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अन्य साक्ष्यों की बात करें तो जो खेड़ीनामा होशंगाबाद में स्थान है वहां से साक्ष्य मिले। आदमगढ़ होशंगाबाद से, भीमबेटका जो रायसेन जिले में पड़ता है वहां से, होशंगाबाद के पचमढ़ी में जो है मध्य पाषाण युग के दो शैलाश्रय प्राप्त हुए जिसको क्या अलग अलग स्थानों पर नाम दिया गया, जम्मू द्वीप और डोरथी द्वीप के नाम से भी जाना जाए। शैलाश्रय जो है यानी कि पत्थरों में उनके जो स्थान बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो जम्मू द्वीप और डोरथी द्वीप में भी आपको मिलेंगे। कभी प्रश्न कर ले तो कहां पर जम्मू द्वीप, डोरथी द्वीप, तो मध्य प्रदेश में याद रखना होशंगाबाद जिले का जो पचमढ़ी वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र। और यहाँ की विशेषता तो याद रखोगे कि मध्य पाषाण काल जो युग के शैलाश्रय यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। भीमबेटका के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा स्थान है याद रखोगे भीमबेटका, हम जो प्रमुख रूप से पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इसको एक तो हम कहां पर पढ़ने वाले हैं, तो जो हम टॉपिक उठाएंगे मध्य प्रदेश में जो पर्यटन वाला जो टॉपिक उठाएंगे उसमें भी इसको डिटेल करेंगे, या ऐतिहासिक रूप से इसके बारे में हम जानकारी जुटा ले रहे हैं, ठीक है। 2 पॉइंट के बाद हमने उठाया है, ठीक है ना, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बाद इसको लिया है। क्यों, क्योंकि भाई दोनों काल का इसमें जो है कंट्रीब्यूशन है, दोनों काल के साक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। चलिए कहां पर है, तो सबसे पहले भाई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि भीमबेटका जो स्थान है उसका संबंध निम्न में से किस काल से है, तो आपको पता चल गया कि कौन से काल से है, ठीक है। इसके बाद आपसे बात करेगा कि भाई जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में कहा, तो जो अब्दुल्लागंज है भाई उसके पास में स्थित है, अब्दुल्लागंज जो तहसील उसके पास में स्थित है, ठीक है ना। पुरापाषाण कालीन स्थल और मध्य पाषाण कालीन स्थल भी है। यहां से क्या है, तो मध्य पाषाण कालीन अवशेष खोजे गए, और ये क्या है, जो सबसे प्रमुख यहाँ पर जो साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं वो क्या है यहाँ पर, तो भाई सबसे प्रमुख यहाँ की चित्रकारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या है, देखो कौन कौन से पॉइंट पर आपसे प्रश्न कर सकता है, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा डीपली अगर वो आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन पत्थरों की दीवार कहां पर देखने को मिली, सबसे प्राचीन पत्थरों की दीवार कहां देखने को मिली, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि सर भीमबेटका नामक स्थान जो है यही वो जगह है जहां पर सबसे प्राचीन पत्थरों की दीवार आपको देखने को मिल जाएगी। सेकंड, कि सबसे प्राचीन फर्श जो पत्थरों का बना हुआ है वो पूरे भारत में कहां मिला है आपको, तो उसका भी नाम आपको पता होगा कि जो भीमबेटका की जो सबसे बड़ी गुफा है उस बड़ी गुफा में जो पत्थरों से फर्श बनाया गया है, ये जो फर्श है ये कैसा है, सबसे प्राचीन ज्ञात फर्श है, ठीक है। ये भी कहां पर है आपके, तो रायसेन जिले के भीमबेटका नामक स्थान पे है। दूसरी बात कि भीमबेटका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है, तो भीमबेटका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ की चित्रकारी, ठीक है। सोचो कि पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में भी यहां पर लोग बैठ के क्या करते थे, चित्रकारी करते थे। अनेक प्रकार की यहां पर आपको चित्रकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा तो इसके अलावा यहां पर और भी पाषाणिक साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं, कुछ औजार भी यहां पर देखने को मिले हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर जो है व्यक्ति को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, यानी उस समय जब व्यक्ति को दफनाया जाता था, तो ये सभी प्रकार के साक्ष्य आपको भीमबेटका में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये क्या है, भीमबेटका की सबसे भैया सबसे बड़ी गुफा है, सबसे प्रमुख गुफा है, ठीक है। ये क्या है,
तो जब निचले स्तर पर आप लोग जाते हैं तो वहां पर आपको एक पत्थर के ऊपर कछुआ के आकार का पत्थर देखने को मिलेगा, वो है। ठीक है, ये पूरा कछुआ के आकार को तोड़कर बनाया गया। ये अलग अलग जगहों पर चित्रकारी, ये जो चित्रकारी है तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा चित्रकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। खोज किसके द्वारा की गई, तो याद रखना विष्णु श्रीधर वाणकर के द्वारा खोज की गई। कब की गई, 1957 से 58 के बीच में यहाँ पर खोज की गई, जो कि एक टीचर थे, इन्होंने इस स्थान को खोजा। इसके अलावा, इनके अलावा और किसने यहाँ पर उत्खनन किया है, तो याद रखना बीबी मिश्रा ने भी यहाँ पर क्या किया है, उत्खनन कार्य किया है, विष्णु श्रीधर के अलावा। ठीक है ना। ये गुफाएं क्या है, मध्य भारत की। अच्छा, स्थिति आपसे पूछ ले भाई कि जैसे अगर उसको डीपली क्वेश्चन करना है, पूछे कि भाई जो भीमबेटका नामक जो स्थान है वो निम्न में से किस पहाड़ी पर या किस श्रेणी पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि दो ही श्रेणियां हमारे पास स्थित हैं। कौन कौन सी श्रेणी हमारे पास स्थित है, एक आपने सुना है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है ना। तो ये कहां पर आएगा, तो जो आपका जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उस विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर ये स्थित है भीमबेटका, याद रखोगे। ठीक है ना। अगर पठार पूछे तो याद रखना मध्य भारत का पठार इसमें शामिल किया गया है, मध्य भारत के पठार पर स्थित है, ये भी याद रखोगे, मध्य भारत के पठार के दक्षिणी साइड में। ठीक है ना। इसके अलावा बात करो 1962 में मानव शैलाश्रयों की खोज की गई थी। अगर पूछ ले कि भाई मानव जो शैलाश्रय जो मिले हैं कब मिले हैं, तो 1962 में खोजे गए। स्थान कब खोजा गया, 1957-58 में खोजा गया, लेकिन जो शैलाश्रयों की खोज हुई है वो कब हुई, 1962 में की गई है। साक्षी बात करें तो गुफाओं में क्या है, पुरापाषाणकालीन मानव निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ से क्या है, जो हस्तकोठार जो होता है, बिदरनी होती है, ठीक है, एल्यूशन प्रकार के जो उपकरण होते हैं, यानी कि ये सभी चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें चित्रकारी, मैंने बोला सबसे प्रमुख क्या है यहाँ पर, चित्रकारी है। तो यहाँ की चित्रकारी में आप क्या क्या देखोगे भैया, नृत्य देखने को मिलेगा, संगीत देखने को मिलेगा, शिकार देखने को मिलेगा, घोड़े और हाथियों की सवारी देखने को मिलेगी, आभूषण सजाना, ठीक है, सहज जमा करने के यहाँ पर चित्र मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर दो फौजों के बीच में युद्ध की भी चित्रकारी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना। भीमबेटका की बात करें तो दुनिया की सबसे पुरानी क्या है, पत्थर की दीवार और फर्श की भी हम यहाँ पर बात करते हैं, जो कि कहां से प्राप्त हुआ, भीमबेटका में। एक और बात याद रखना कि मध्य प्रदेश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार भी स्थित है। हालांकि अभी तक ऑन रिकॉर्ड अगर बात करें तो जो विश्व की सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार, उसके बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कहां पर है, तो कहा जाता है कि वो राजस्थान में जो किला है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का जो किले की दीवार है, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार, जिसकी लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर है। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही पर जो राजा भोज हुआ करते थे, ठीक है ना, परमार वंश के जो शासक राजा भोज थे, उनके समय की एक दीवार बनी हुई है जो 100 किलोमीटर से भी लंबी है, क्योंकि अभी पूरी नहीं खोजी जा पाई। ठीक है ना। फिर भी जितनी भी ये दीवार अभी आपने देखने को मिली, कितनी है, 100 किलोमीटर है। इससे और ज्यादा भी खोज जारी है कि ये इससे ज्यादा लंबी होगी। इस पर भी मैं एक दिन डिटेल वीडियो आपको लोगों को बनाकर डाल दूंगा। तो याद रखना दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार भी आपको देखने को कहां मिलेगी, आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देखने को मिलेगी, और वहीं सबसे पुराने पत्थरों की दीवार भी यहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और याद रखोगे कि इसे 2003 में क्या है, जो यूनेस्को है उसकी विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। ठीक है ना। इस पर भी हम एक शॉर्ट वीडियो लाने वाले, जिसमें कि जो मध्य प्रदेश के स्थल हैं और जो शहर जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किए हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक। लेकिन याद रखना कि भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को ने कहां पर रखा, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। पॉइंट याद रखने लायक है। चलिए अगला आता है भाई नवपाषाण काल। समय 6000 बीसी से 3000 बीसी है, 7000 बीसी से 3000 बीसी तक का जो उसमें समय शामिल किया गया है। इस काल के लोगों की बात करें तो देखो बहुत कुछ परिवर्तन इस समय हुआ था। क्यों? क्योंकि ये वो समय था जहां जो आधुनिक मानव जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, होमोसेपियंस, वो आ चुका था। ठीक है, उनका विकास स्तर जो है बढ़ चुका था और कई हजारों के सालों में इन्होंने बहुत कुछ विकसित कर लिया था। ठीक है ना। तो इस समय के जो लोग हैं, ठीक है ना, ये क्या करते थे भाई, स्थायी जीवन यापन करने इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। स्थायी जीवन का मतलब क्या है, परिवार बनाने लगे थे, बस्तियां बनाने लगे थे और एक ही स्थान पर रहकर कार्य करना स्टार्ट कर दिए। कारण, क्योंकि अब यहां पर जीवन यापन के लिए केवल शिकार ही काफी नहीं था। ठीक है, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल में क्या केवल शिकार एक आधार था, जहां शिकार होती थी वहीं लोग जाते थे। लेकिन अब यहां पर शिकार के साथ साथ पशुपालन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, पशुपालन भी करके आप चाहें तो स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अब कृषि भी प्रारंभ कर दी गई थी। ठीक है ना।
तो जो नवपाषाण काल है उसमें शिकार भी होता था, पशुपालन भी होता था, और उसके साथ साथ में क्या है, कृषि कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया था। और जैसे ही कृषि कार्य प्रारंभ किया गया, अब याद रखना वहां स्थायी जीवन यापन आपको करना ही होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से क्या है भाई, भरण पोषण अपना करने लगे थे। इस काल में क्या, जो पत्थरों के औजार थे उन्हें घर्षित करना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि घिस घिस के छोटा और नुकीला करना, व्यवस्थित करना। इसके अलावा रोगन से पॉलिश करने लगे थे ताकि वो मजबूत और चमकदार रहे, ठीक है ना। इसके अलावा पत्थरों के साथ साथ क्या है भाई, हड्डियों का भी इस्तेमाल करने लगे थे यहाँ पर औजार के रूप में, ठीक है। पत्थरों के साथ साथ लकड़ी का तो कर ही रहे थे, लकड़ी के साथ साथ में हड्डियों का इस्तेमाल भी कर रहे थे, जैसे भाई हिरण या बारहसिंगा का सींग हो गया, उसका इस्तेमाल कर लिया, हाथी के दांत हो गए, उनका इस्तेमाल कर लिया। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल औजार के रूप में लोग करने लगे थे, पत्थर, लकड़ी और सींग का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाने लगा था, ठीक है ना। पहिए का आविष्कार की बात करें तो वो भी भाई कब माना जाता है, नवपाषाण काल में, ठीक है। कहां पर हुआ है, कभी प्रश्न कर ले तो याद रखना, मेसोपोटामिया, जो इराक की जो सभ्यता है मेसोपोटामिया, वहां पर लगभग 3500 बीसी के लगभग क्या किया गया था, पहिए का आविष्कार कर लिया गया था, ठीक है ना, तो याद रखोगे। चलिए ठीक। इसके अलावा बात करें भारत में स्थायी निवास के सबसे प्राचीन साक्ष्य, याद रखना भारत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां मिले, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ कहां है, तो जो पाकिस्तान का जो पश्चिमी बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, उस जगह पर एक स्थान है मेहरगढ़, ठीक है ना। लगभग 7000 बीसी के यहाँ पर आपको क्या है, साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे स्थायी निवास के, या स्थायी निवास की जो बस्तियां आपको देखने को मिलेगी ये मिल जाएंगी। तो भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो कहां पर है, मेहरगढ़ में, जो वर्तमान में कहां चला गया है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जा चुका है, ठीक है ना। 7000 बीसी के यहाँ पर लगभग आपको जो है देखने को मिल जाएंगे साक्ष्य, ठीक। इसके अलावा मेहरगढ़ से बात करूं तो भाई क्या क्या मिला है, तो गेहूं की 3 जो है अलग अलग जो वेराइटीज होती हैं, तो गेहूं की 3 वेराइटी मेहरगढ़ से मिली है खाद्य पदार्थों में। इसके अलावा जौ की 2 किस्में, यानी कि जौ की 2 वेराइटी यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा ये भी साक्ष्य मिले कि यहाँ पर कपास की खेती भी की जाती थी। तो याद रखना मेहरगढ़ की जो बस्ती है, यहाँ पर आपको साक्ष्य में क्या मिले हैं, तो भाई गेहूं की 3 प्रकार की जो है फसल आपको देखने को मिली है। इसके अलावा जौ की 2 किस्में मिली हैं, और इसके अलावा कपास की खेती के भी यहाँ पर आपको साक्ष्य देखने को मिले हैं, ठीक है ना। कपास के उत्पादन के विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से, तो भैया यही मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी याद रखने का भी प्रश्न कर ले कि कपास के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले हैं कपास उत्पादन के, तो मेहरगढ़ से ही आपको देखने को मिले हैं, ठीक है ना। मेहरगढ़ से और क्या मिला है, तो पाषाण युग से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के आपको साक्ष्य देखने को मिलेंगे। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन जो इतिहास आप पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि यहाँ पर पाषाण कालीन साक्ष्य भी मिले हैं, यानी उस समय भी लोग रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति जो है विकसित हुआ, तो वो भी वहां रह रहा। और हड़प्पा काल की सभ्यता जब आई थी, हड़प्पा सभ्यता, उस सभ्यता के साक्ष्य भी आपको मेहरगढ़ से संबंधित देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा याद रखना कि मध्य प्रदेश में जैसे हमने बात की थी, ऐसे ही पूरे अगर भारत की बात करें तो याद रखना बुर्ज होम नाम का स्थान है जम्मू कश्मीर में। क्या नाम का है, बुर्ज होम, ठीक है ना। क्या नाम है, याद रखना, तो बुर्ज होम नामक जो स्थान है जम्मू कश्मीर में, यहां भी मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, याद रखोगे, ठीक है ना। क्या मिले हैं, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कहा मिले हैं, होशंगाबाद में मिले हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत से प्राप्त पहली फसल कौन सी है, रागी, जिसको मिलेट नाम से जानते हैं। और दूसरी फसल कौन सी, कुल्थी। तो ये कहां, दक्षिण भारत की जो फसलें हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें भाई गेहूं की बात करें, गेहूं जो चावल के साक्ष्य भी आपको जो है दक्षिण भारत से देखने को मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो बेलन घाटी, जिसकी मैं बार बार बात करता हूं, उसमें एक स्थान है कोलड़ी हवा नामक स्थान है। क्या है, कोलड़ी हवा नामक स्थान है। वहां से क्या क्या देखने को मिली, तो धान की 2 उपज आपको देखने को मिली है, एक वन्य और एक कृषिजन्य, यानी कि जंगली धान जिसको हम बोलते हैं, वो जंगली धान वहां पर देखने को मिली बेलन घाटी में। और उसके साथ में कृषिजन्य, यानी कि जो खेती करके हम धान उगाते हैं, उसके भी साक्ष्य आपको कहां देखने को मिले, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो नवपाषाण कालीन जो प्रथम स्थल मिला है, कब मिला, 1860 में। किसके द्वारा खोजा गया था, तो याद रखना सर ली मैस्यूरियर, ठीक है ना, तो ये नाम है सर ली मैस्यूरियर, इनके द्वारा 1860 में सबसे पहले नवपाषाण कालीन स्थल खोजा गया। इस काल में कृषि कार्य किए जा रहे थे, पशुपालन, औजारों को पॉलिश करना, घर्षित करना, मृदभांड बनाना, ठीक है ना, मृदभांड मतलब जो बर्तन भाड़े बनाना, आग का उपयोग करना, और पूरे नियंत्रण के साथ आग का उपयोग यहाँ पर किया जाने लगा था। तो ये कुछ परिवर्तन हुए थे, ठीक है। मध्य प्रदेश में इस काल के साक्ष्य कहां मिले हैं, तो याद रखना मनुआ भावन टेकरी, कहां पर मिले हैं, मनुआ भावन टेकरी, जिसको मनुभान टेकरी भी कहते हैं, ठीक है ना। एक देखा जाए तो छोटी सी पहाड़ी है,
भोपाल के पास लाल घाटी के पास से जब आप गुजरेंगे तो वहां पर है, ठीक है, दार्शनिक स्थल है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। इसके अलावा कौन सा है, तो बालुकशम, बालुकाशम नामक पहाड़ी है, ये कहां पर है, बैरागढ़ के पास है, भोपाल में। इसके अलावा क्या है, तिलवारा घाट, लमेटा घाट, ये दोनों घाट कहां पर है, जबलपुर में। और इसके अलावा एरन जो कि सागर में स्थित है। इन जगहों से आपको नवपाषाण कालीन साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। कहां कहां से मिल रहे हैं, तो भोपाल के दो स्थान शामिल है, मनु भावन टेकरी और बलुकाशम पहाड़ी। इसके अलावा जो है आपका तिलवारा घाट और लमेटा घाट जबलपुर में। और इसके अलावा एरन जो सागर में स्थित है, वहां नवपाषाण कालीन साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखोगे, आग पर नियंत्रण इस समय पर हो गया था। दूसरी बात, पके मांस का भोजन के रूप में प्रयोग भी आरंभ हुआ था। और इसके साक्ष्य का मिले तो याद रखना, भोपाल के पास जो बैरागढ़ है, उस बैरागढ़ से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं इस समय के, कि भाई इस समय के लोग यानी कि नवपाषाणकालीन लोग क्या कर रहे थे, अब जो मांस है उसको पका के खाने लगे थे, ठीक है ना। तो ये हमें साक्ष्य क्या मिले हैं, भोपाल के बैरागढ़ से मिले हैं। तो याद रखना, बैरागढ़ को ऐसे याद रखना कि भाई पूरे मध्य प्रदेश में नॉन वेज की सबसे ज्यादा वैरायटी आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। और भोपाल के बगल में बैरागढ़ है, तो इसीलिए वहां पर नॉन वेज पका के खाने का साक्ष्य आपको नवपाषाणकालीन देखने को मिल जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ये कौन सी बहुत बड़ी खोज है, तो खोज है, इसका कारण क्या है कि भाई जब व्यक्ति ने मांस को पकाकर खाना प्रारंभ किया तो उसमें पता है कितना फायदा हुआ, कि जो पहले का व्यक्ति था जो कच्चा मांस खाता था, तो कच्चा मांस कभी भी आसानी से नहीं पचता है, उसको पचने में आप मान के चलो कि 18 से 20 घंटे का समय लगता है, ठीक है ना। और यहीं अगर आप पका हुआ मांस खा रहे हो तो आप 4 से 5 घंटे में आप इसको पचा ले रहे हो, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे लगेंगे, 8 घंटे में इसको पचा ले रहे हो। तो क्या हो रहा है कि शरीर में क्या हो रहा है, जो एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हो या पचाने में। 18-20 घंटे आपने भोजन को पचाने में दे दिए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपकी भोजन पचाने में गई, मस्तिष्क तक एनर्जी पहुंच ही नहीं पा रही है। लेकिन यहां पर आपने जब पका हुआ भोजन प्रारंभ कर दिया तो अब आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है नहीं देनी पड़ रही है भोजन पकाने में। इसलिए जो ऊर्जा बच रही है, जो संचित ऊर्जा बची हुई है, अब उसका इस्तेमाल आप कहां पर कर रहे हो, मस्तिष्क में कर रहे हो, जिससे कि आपके मस्तिष्क का क्या होने लगा है, विकास होने लगा है। इसलिए कहा जाता है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सरल भोजन करें। सरल भोजन का मतलब क्या होता है भाई, कि जैसे दलिया हो गए, ऐसी चीजें खाएं जो आसानी से पच जाए, और खासकर लिक्विड वाली चीजें खाओ। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बचेगी, और वो जो अतिरिक्त ऊर्जा बचेगी वो आपके मस्तिष्क में जाएगी, और आपकी याददाश्त मजबूत होगी, ठीक है ना। आप लॉजिकल सोच पाएंगे, और कुल मिला के आपका दिमाग तेज हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई साधारण भोजन करना चाहिए स्टूडेंट को। इसके अलावा बात करें प्रमुख औजारों की बात करें, तो सेकुलधन, ठीक है ना, वसूला, रचक, ओक, ये सभी क्या है यहाँ पर जो हथियार हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे इस समय के। नवपाषाण कालीन और अन्य स्थलों की बात करें तो भाई एरण सागर हो चुका है। इसके अलावा जैतवारा है, भेड़ा घाट है, तिलवारा घाट है, लमेटा घाट है, हटा है जो कि दमोह में स्थित है, मामा भांजा शैलाश्रय जो कि पचमढ़ी में स्थित है, ठीक है, सोहन नदी, इसके अलावा बनास नदी घाटी, इसके अलावा संग्रामपुर जो कि दमोह में स्थित है, और भोपाल में नेवरी गुफा, जिसको हमने अभी बोला था ना, नेवरी गुफा किस नाम से जाना था जिसको आपने मनुआ भावन टेकरी, इसी को नेवरी गुफा भी बोलते हैं ना, नेवरी भी इसी स्थान को बोलते हैं। यहां से आपको क्या है, साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा श्यामला हिल्स जहां पर मामा जी रहते हैं, इसके अलावा आपका जो बैरागढ़ है, ठीक है ना, इन सभी स्थानों से आपको क्या है, नवपाषाण कालीन साक्ष्य आपको जो है देखने को मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए भाई, अगला जाता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की बात करें, इस काल की आधार की बात करें, तो इसके जो मुख्यतः साक्ष्य आपको उत्तर भारत से मिले हैं। और चूंकि हम भाई खुशनसीब हैं कि मध्य प्रदेश उत्तर भारत में भी आता है और दक्षिण भारत में भी आता है, तो इस आधार पर ये साक्ष्य आपको दक्षिण मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे खासे यहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन आपको अवशेष देखने को मिलेंगे। इस काल में मानव द्वारा क्या है भाई, तांबा, पत्थर और हड्डी का उपयोग करने लगा था, और साथ में लकड़ी का भी उपयोग करता था। लकड़ी एक कॉमन चीज है, आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा था भाई, पत्थर और हड्डी का उपयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ हो गया था। लेकिन ताम्रपाषाण काल में क्या खोज हो गई थी, तांबे की खोज हो गई थी, धातु की खोज हो गई थी। अब यहाँ पर प्रश्न करता है कई बार कि मानवों के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया, तो याद रखोगे कि मानवों के द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, याद रखोगे, ठीक है ना। चलिए ठीक, इसके बाद एल्यूमिनियम से मिला के कांसा भी बनाएगा, तो ये फिर बाद में चल के हड़प्पा सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो तांबा है इसी में जो स्टील वगैरह मिला के वो क्या कर दे रहा है, कांसा बना दे रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग याद रखोगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख ताम्रपाषाण बस्तियों की अगर बात करें तो कौन कौन सी है, सबसे पहले साक्ष्य देख लो, किस प्रकार के तांबे के बने हुए हथियार वगैरह आपको औजार देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना।
अब बात करते हैं भाई स्थल, तो सबसे पहले आता है कायथा। ये 3 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है, 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ये डिटेल उसको करना हो तो 11 नंबर में भी बड़ा प्रश्न बना के पूछ सकता है। आपको एक एक पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है। तो ताम्रपाषाण जो ताम्रपाषाण कालीन जो बस्ती है ना, जहां पर तांबा और पत्थरों का प्रयोग हो रहा था, साथ में हड्डियों का प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग किए जाने लगा था मनुष्य के द्वारा, तो इसमें सबसे पहले स्थान आता है आपका कौन सा, कायथा। ठीक है, कायथा की बात करें कहाँ है, तो भाई जो उज्जैन है, उज्जैन की जो तराना तहसील है, उस तराना तहसील के पास छोटी जो काली सिंध नदी है, उसके किनारे पर एक स्थल बना हुआ है जिसको क्या नाम दिया गया है, कायथा नाम दिया गया है। खोज किसके द्वारा की गई, तो बी एस बाणकर के द्वारा खोज की गई। कब की गई, 1964 में। ये भी पॉइंट याद रखो कि बी एस बाणकर के द्वारा की गई, ठीक है ना। वही आपका विष्णु श्रीधर वाणकर, ठीक है ना, विष्णु श्रीधर वाणकर के द्वारा 1964 में इस स्थान को खोजा गया था, कायथा को, जो किससे संबंधित है, आपके ताम्रपाषाण कालीन स्थल संबंधित है, उज्जैन में है, याद रखोगे। विशेष बात करें तो इसे मध्य प्रदेश की प्रथम ताम्रपाषाण कालीन बस्ती माना गया है। कभी आपसे सीधा सीधा प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में कर ले कि मध्य प्रदेश की प्रथम ताम्रपाषाण कालीन बस्ती किसको कहा जाता है, तो नाम याद रखोगे कि कायथा को इस बस्ती के नाम से जाना जाता है। साक्षी बात करेंगे, क्या मिला है, तांबे की चूड़ियां मिल गई हैं, बर्तन मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है, तांबे और पत्थर से निर्मित जो छेनी होती है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अगला आपका क्षेत्र कौन सा आता है भैया, अगला क्षेत्र है आपका नावदा टोली, याद रखना कहां पर है, तो ये खरगोन के महेश्वर में स्थित है। कैसा है, तो ताम्रपाण जो पाषाणकालीन स्थल है वो है। उत्खननकर्ता कौन है, तो याद रखना एच डी सांकलिया जो है, एच डी सांकलिया मतलब हसमुख धीरज लाल सांकलिया, जिनका पूरा नाम है एच डी सांकलिया, इन्होंने इसको खोजा है, ठीक है। यहाँ से क्या है, तो ताम्र उपकरण, इसके अलावा झोपड़ीनुमा मिट्टी के घर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं कि झोपड़ी के आकार के मिट्टी के घर भी यहाँ पर बनाए जा रहे थे, ठीक है ना। अगला है नागदा। नागदा भी कहाँ है भैया, तो उज्जैन में है। किस नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। याद रखना, नदियों के नाम भी याद रखना, कभी आपसे पूछ ले तो, ठीक है ना। वो काली सिंध, छोटी काली सिंध के पास था, और ये आपके कहां पर है, चंबल नदी के किनारे है, ठीक है ना। खोज किसने की, तो अमृत पांडे द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, उत्खनन कार्य किया गया या खोज की गई, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ का उत्खनन कौन कर रहा था, अमृत पांडे के द्वारा किया गया। अगला स्थान है एरन। एरन की बात करें तो कहां पर है, सागर जिले में स्थित है। नदी की बात करें तो बीना नदी के किनारे पर स्थित है। किससे संबंधित है, ताम्र पाषाण कालिक स्थल संबंधित है। इसका प्राचीन नाम मिलता है वो क्या मिलता है, एरिकेण भी नाम मिलता है प्राचीन ग्रंथों में। उत्खनन कृष्णदत्त वाजपेयी के द्वारा किया गया इसका उत्खनन, ठीक है ना, नाम भी याद रखना। साक्ष्य की बात करें तो भाई देखो यहाँ पर 2 प्रमुख साक्ष्य मिले हैं जो कि इतिहास में आपसे पूछे जाते रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको दोनों साक्ष्य में यहीं पर आपको बता देता हूं कि यहाँ से 2 प्रकार के साक्ष्य मिले, एक तो ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले और दूसरा याद रखना गुप्त काल के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। तो ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्यों की बात करें तो तांबे की एक कुल्हाड़ी मिली, सोने के गोल टुकड़े मिले और चित्रित दूसरे मृदभांड मिले हैं, यानी कि जो मटके वगैरह बनाए जाते थे कैसे चित्रित मृदभांड थे जो यहाँ से देखने को मिले। ये ताम्रपाषाण कालिक हो गए। वहीं गुप्तकालीन साक्ष्यों की बात करूं, महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। याद रखना कि यहाँ पर भानुगुप्त का एरन अभिलेख मिला है जिसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिले, सबसे प्राचीनतम सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। कभी वो आपसे प्रश्न कर ले कि भाई भारत में सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य कहां देखने को मिले हैं, तो याद रखना कि सती प्रथा के साक्ष्य आपको मिले हैं एरन में, ठीक है ना। एरन सागर जिले में। किसके, तो याद रखना भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है उसमें आपको सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे, और ये कब के हैं, गुप्तकालीन साक्ष्य हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए अगला है बेसनगर, जिसको प्राचीन नाम देखा जाए तो भेलसा, वर्तमान में इसको विदिशा के नाम से भी जानते हैं। तो जो विदिशा जिले में स्थित है जिसको भेलसा या बेसनगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किस नदी के किनारे, तो भाई विदिशा आपको पता है, विदिशा हुआ, सांची हुआ, ये सभी कहां पर हैं, आपके बेतवा नदी के किनारे पर स्थित हैं, ठीक है ना। खोजकर्ता तो याद रखना डी आर भंडारकर, और इसके अलावा एच एच लेक ने भी यहाँ पर खुदाई की। तो 2 लोगों ने खुदाई की, डी आर भंडारकर और एच एच लेक, ये 2 लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, खुदाई किया है। अब बात करें बेसनगर की, ठीक है ना, तो यहाँ पर भाई ये स्थल जो है नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, इसके अलावा मौर्योत्तर काल के भी यहाँ पर आपको साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। 3 कालों के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, इसके अलावा आप देखोगे तो मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल के भी यहाँ पर आपको साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए इसको भी डिटेल हम आगे चल के करने वाले हैं। इसके अलावा आता है आवरा, तो ये कहां पर, मंदसौर में स्थित ताम्रपाषाण कालिक स्थल है। यहाँ से ताम्रपाषाण कालिक सामग्री
साथ में रोम सभ्यता से संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे कभी पूछ ले कि ये सिद्ध कीजिए, या फिर वो आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जहां ताम्रपाषाण काल में रोम सभ्यता से संबंध के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि सोचो, रोमन सभ्यता जो उस समय थी उसके साथ संबंध भारत के थे, इसके साक्ष्य आपके मध्य प्रदेश के आवरा में मिले। और ये आवरा कहां पर है? मंदसौर में स्थित है। ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है, प्रश्न पूछे जाने चाहिए यहां से। चलिए, अगर अन्य स्थलों की बात करें तो भैया आवरा मंदसौर हो गया, इसको हमने पढ़ लिया। खेड़ी नामा है, होशंगाबाद में स्थित है। इसके अलावा धार में जो खलघट करके है, खलघाट करके, वो भी आपके ताम्रपाषाण कालीन है। इसके अलावा इंदरगढ़ है जो कि मंदसौर में ही स्थित है, वो भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा कसरावत जो खरगोन में स्थित है, वो भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा इंदौर में जो आजाद नगर है, वहां से भी ताम्रपाषाण कालीन बस्ती जो है आपको देखने को मिली है। इसके अलावा डोंगरिया जो कि बालाघाट में है, ये भी कौन सा स्थान है जहां से ताम्रपाषाण कालीन स्थल आपको देखने को मिले हुए हैं। ठीक है ना, जैसे डगवाल उज्जैन है, वहां से भी, यहां से क्या मिला? मृदभांड और धातु निर्मित बर्तन और उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहां से? डगवाल जो उज्जैन में स्थित है। आप इसकी एक व्यवस्थित चाहे तो लिस्ट भी बना सकते हैं नोट्स में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन कौन से स्थल किस जिले से संबंधित हैं। ठीक है, और किस नदी के किनारे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला आता है मध्य प्रदेश में महापाषाण काल। महापाषाण काल की अगर बात करें तो इसके सबसे ज्यादा साक्ष्य तो दक्षिण भारत में मिले, पर कुछ भाग आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस काल का नामकरण क्या हुआ? तो जो उस समय की कब्रें हैं उस पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे, उन बड़े बड़े पत्थरों के कारण इसको महापाषाण काल का दर्जा दिया गया। ठीक है, इन कब्रों में लोहे के औजार और घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। घोड़े के कंकाल के साथ तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये वो समय है, यानी कि ये हड़प्पा काल जो सभ्यता थी, हड़प्पा काल के बाद का समय ये महसूस होता है, क्योंकि हड़प्पा काल तक में जो है आपको लोहे का उपयोग देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो महापाषाण काल के जो साक्ष्य मिले उनमें लोहा के औजार भी मिले हैं और घोड़े के कंकाल भी देखने को मिले हैं। ठीक है ना, तो लोह उपकरणों का इस्तेमाल इस समय होने लगा था। मध्य प्रदेश में उस काल के बहुत कम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, कौन कौन से स्थल हैं? तो याद रखना कि महापाषाण काल के साक्ष्य मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भिंड, रीवा, सिवनी और मुरैना, केवल ये इतने जिले हैं जहां से थोड़े बहुत आपको साक्ष्य मध्य प्रदेश में इस काल के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और अगला हम लिस्ट की बात करते हैं। मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि सर्वेक्षण किन लोगों ने किया है, किस क्षेत्र में किया है, ये संबंध आपसे कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना। सबसे पहले बात करेंगे नर्मदा घाटी सर्वेक्षण, कि जो नर्मदा घाटी पर किन किन लोगों ने सर्वे किया है, खुदाई की है, साक्ष्यों की खोज की है। तो याद रखोगे, सबसे पहला है मैक क्राउन, नर्मदा घाटी सर्वेक्षण संबंधित। अगले हैं सोपेकर, अगले हैं आरबी जोशी, अगले हैं आपके डॉक्टर एच.डी. सांकलिया, ठीक है, वही हसमुख जी। अगले हैं एपी खत्री, और इसके अलावा सुब्बा राव और पीटरसन। ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नर्मदा घाटी में सर्वे किया है। दूसरे सोन घाटी संबंधित कौन है? जो निसार अहमद, इनको हम पढ़ चुके हैं, इनका संबंध है सोन घाटी के खुदाई सर्वे से। इसके अलावा रीवा और सतना क्षेत्र में कौन? तो जी.आर. शर्मा करके जो व्यक्ति हैं, उन्होंने कहां पर? रीवा सतना में खुदाई की। ठीक है, चंबल घाटी की बात करें तो एपी खत्री, एस.के. श्रीवास्तव और प्रोफेसर वाकड़कर जो थे, ठीक है ना, इन लोगों ने कहां पर? चंबल घाटी में खुदाई की। और ग्वालियर क्षेत्र में बीबी लाल के द्वारा खुदाई की गई है। ये वो स्थान है जहां पर खुदाइयां इन लोगों के द्वारा की गई हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। तो अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे मध्य प्रदेश में इतिहास, लेकिन कहां से? जो पाषाण काल है उसके बाद, यानी कि आपका जो है पाषाण काल के बाद का जो समय है उसको यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन यहां पर याद रखना कि आप चाहो तो थोड़ी सी स्पीड कम करके भी लेक्चर देख सकते हो। अगर आप पढ़ चुके हो तो स्पीड बढ़ाकर भी लेक्चर देख सकते हो। ऐप में आपको ये डिटेल मिल जाएगी कि कैसे कैसे करना है। इसके अलावा ये जरूर याद रखना कि कुछ हैंड रिटन नोट्स तैयार करें, और उन हैंड रिटन नोट्स को भी और अच्छे व्यवस्थित तरीके से बनाएं, जिससे कि अगर आपके मेंस के प्रश्न पूछे जाएं या ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको पता हो। दूसरी बात, केवल पढ़ने के या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीजों को ना पढ़ें। इन चीजों को पढ़ने में इस चीज का विशेष ध्यान दें कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मध्य प्रदेश की बहुत सारी विशेषताएं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इतिहास में, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट याद रखें ताकि गौरव के साथ हम मध्य प्रदेश का परिचय दे सकें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।